बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मज़ीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है, और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीज़ें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखे ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपना हुरमस क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहाँ से दुनिया भर के बहरी जहाज़ गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुरमत पे खुद ज़ाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहाँ खड़े होकर ईरान की रोशनियाँ देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, वो 20 मील लगता है थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहाँ से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुरमत बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरख्वास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुरमत को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहाँ से अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुरमत पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज़ इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता, और चाइनीज़ बहुत ताकतवर हैं। ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज़ इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद ख़त्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेज़ी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने 5 अरब डॉलर से ज़्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने 11 अरब डॉलर ज़ाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के, हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने ज़ाया कर दी। इसके अलावा जो और कुछ ज़ाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है। तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया है। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें, ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज़ जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है इस रीजन में, वो बदले के तौर पे तबाह कर रहा है। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करें, लेकिन
जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक है। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई है। और एक तजज़िये के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी ये तज्जिया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के कम से कम 17 अड्डे, यानी फौजी अड्डे और सफारती और फ़िज़ाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही है, क्या करें। नाज़रीन, एक चीज़ और, अमेरिका का फौजी नुकसान कितना हुआ इसके ऊपर ना इबाहम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फौजी हलाक हुए हैं, 8 फौजी जख्मी हुए हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फौजी जो हैं वो जख्मी हुए। अब अगर जख्मियों की तादाद इतनी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो खतरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई जा रही। पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। नादरीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंडिया भी दे दिया कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो, कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है, उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना, शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फ़ायदा उठाते हैं और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फ़ायदा है। आपस में इत्तेहाद, भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। दुनिया में कहीं लड़ाई हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शिया सुन्नी फसाद, इसके पीछे इसराइल जो है वो इसको किस एंगल से देखता है ये मैंने आपके सामने रख दिया कि इमरान खान के बगैर आप इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हैं। वहाँ पे मैंडेट इमरान खान का है, लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट दिया है, उन लोगों को ही वोट दिया जिन्हें लोग जानते ही नहीं थे, और इमरान खान साहब की वजह से वहाँ पे एक हुकूमत है। वो हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल उसके साथ जुड़े हैं और वो फैसला करने से पहले वो इमरान खान साहब से बात भी नहीं कर रही। इससे पहले वो हर बात में कहती थी हम जरगा करना चाहते हैं और आज इसके ऊपर जरगा भी नहीं कर रही। और ये बहुत बड़ा फैसला है, दबाव बहुत ज़्यादा है, सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है। इसी वजह से मैंने देखा कि मुजम्मल असलम साहब और शेख वकास अकरम साहब, इनको अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करवाई गई और उसमें बिल की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बयान की गई। यानी उसमें जो दावे किए गए वो मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि उन्होंने दावे क्या किए। वो ये कहते हैं जी कि 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से हमने पहले भी मुआहदा किया है, पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन हमने मुआहदे किए हैं, हम बेहतरीन अंदाज में मामला चला रहे हैं। मिनरल्स और माइंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने 50% शेयर के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और मुफीद मुआहदा किया है। हमने ये देखा कि आलिया हमजा अब नंबर ले रही हैं बाकी पार्टी के ऊपर और पंजाब के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई हैं अगर आप उसका मुवाजना करें खैबर पख्तूनख्वा से या बाकी सूबों से, जहाँ पे लोगों को ज़रा सा मार्जिन मिला, लोग निकले, लोगों ने निकल के रैली निकाली, एहतजाज किया। हालांकि ये वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, इसके बावजूद लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ निकलकर 3 साल मुकम्मल हुए हैं तो लोगों ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया और एहतजाज किया।
और जगह जगह पे ये हुआ है। मैं आपके साथ विजुअल शेयर करता चला जाऊँ, कौन सा शहर है जहाँ पे लोग नहीं निकले और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तो आलिया हमजा साहिबा काफ़ी अच्छा काम कर रही है पंजाब में। उन्होंने ये भी हुक्मनामा जारी किया था कि अरकान असम्बली इमरान खान साहब के केसेस में अदालत में पहुंचे, स्पेशली जो है लाहौर हाई कोर्ट। और वो पहली मरतबा ऐसा देखा कि वो खचाखच भरा हुआ था, लोग वहाँ पे पहुंचे। यानी अब लीडर जो है उसके पीछे लोग भी आएंगे, वो लोग जिन्होंने लीडर के नाम पे वोट लिए हैं वो भी आएंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आलिया हमजा से तकलीफ है कि वो काम करवाती हैं, वो ड्यूटियाँ लगाती हैं, वो कहती हैं जी आपको आना पड़ेगा, वो खुद भी पहुँचती हैं, खुद भी मार खाती हैं और बाकियों को कहती हैं कि आप भी मार खाएं। ये नहीं हो सकता कि आप घर बैठे MP MNA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, आप हुकूमत में आ जाएं। ये नहीं हो सकता। आपको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, आपको सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए ये तो एक अपनी पॉलिटिक्स की बात है ना। आप अगर मुल्क के लिए लड़ रहे हैं तो मार खाने में क्या हर्ज। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार खाई है, उन्होंने ना कभी MPA बनना है, ना MNA बनना है, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने काउंसलर बनना है, ना उन्हें कोई शाबाश मिलनी है, लेकिन वो तारीख के अंदर मार खाते चले गए। देखें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बंदे हैं जिन्होंने मार खाई है। ये गिरफ्तारियों वाले बता रहा हूँ। वैसे जिन्होंने मार खाई है वो तो लगभग 1 लाख के करीब होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। अब जिन लोगों ने मार खाई है, इतने सारे कत्ल हो गए, उन्होंने क्या बनना है। अक्सरियत को तो कोई याद भी नहीं रखेगा, लेकिन वो लोग अपने मुल्क के लिए खड़े हुए, उन्होंने मार खाई और उन्होंने कहा जी जमहूरियत होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और इमरान खान का उन्होंने साथ दिया है इस मुश्किल वक्त में। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है, लिहाजा इस बिल को जो है वो पास कर दिया जाए। बिल के अंदर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि ये बिल पास कैसे होगा। एक दो चीज़ें आप अपने जहन में रखें। ज़राए ने यह दावा किया है कि कुछ भी हो जाए, यानी हालात जितने मर्जी खराब हो, ये बिल पास होना ही होना। ये मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि ये बिल पास हर हाल में करवाया जाएगा, जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम करवाई गई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अंदर से सहूलतकारी की थी, जिसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम हो गई थी। कुछ लोग डटे रहे थे आखिरी वक्त तक के लिए, बड़ी उन्होंने कोशिश की और वो बड़े रंजीदा थे जब 26वीं आईनी तरमीम हुई। जैसे कि शाहिद खटक है, उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, कुछ और लोग हैं उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, लेकिन कुछ लोग कंप्रोमाइज हो गए थे। उन्होंने अपने लोगों को डराना भी शुरू कर दिया था, तनहा भी छोड़ दिया था। फिर अल्टीमेटली जो है वो हो गया जो होना था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जैसे मंजूर हुई वैसे ही इसको मंजूर करवाया जाएगा। क्या ये किया जाएगा? इसके लिए पैसा भी खर्च किया जाएगा। अब ये जिन इलाकों में मादनियात हैं वहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ हालातों वाक़यात, और ये जुमला आपने याद रखना है, आने वाले दिनों में कुछ वाक़यात को जवाब बनाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में फेडरल हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे जितने लोग मिले वो सबके सब ये कहते हैं कि किसी सूरत भी हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो शदीद मुखालिफ हैं ऑपरेशन के, लेकिन कुछ वाक़यात आने वाले दिनों में हो सकते हैं। क्योंकि मेरा एक सोर्स है, उसने मुझे ये 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा इमरान भाई ये बिल भी पास होगा और इसके बाद ये जिन इलाकों में मादनियात हैं उन इलाकों के अंदर ऑपरेशंस भी होंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन करवाएगी। तो मैंने कहा जी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों ऑपरेशन करवाएगी? वहाँ के अवाम सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा जी कोई भी ऐसा वाक़या हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद ऑपरेशन का हिस्सा बन जाएगी, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल ये अब वाक़यात को जवाब बनाकर KP की हुकूमत भी ऑपरेशन के हक में आएगी, ये दावा किया है ज़राए ने। अब देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अब जो एक इसके बारे में डिटेल के साथ रिजवान गलज़ई साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और इन पे मुझे बड़ा प्राउड है। शहीद अरशद शरीफ के स्टूडेंट हैं और इन्होंने साबित किया कि ये अरशद शरीफ के ही तालिब इल्म है। और जिन चंद लोगों को देखकर मुझे बड़ी उम्मीद जागती है पाकिस्तान की सहाफ़त में, उनमें एक रिजवान गलज़ई साहब भी हैं। वो फरमाते हैं, जनाब उन्होंने इसकी डिटेल लिखी है, रिपोर्ट उनकी अपनी है, वो छप गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल एक्ट ना सिर्फ आइन के खिलाफ है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, मकामी रोजगार और अवामी मफाद के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 1 उन्होंने पॉइंट लिखा है वफाकी मुदाखलत। सेक्शन 2Y के मुताबिक फेडरल मिनरल विंग को यह इख्तियार दिया गया है कि वो कानूनी और मादनियात के शोबे से मुताल्लिक कारोबारी मामलात को आइन और हुकूमत पाकिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चलाए, जबकि आइन की 18वीं तरमीम के बाद यह इख्तियार सिर्फ सूबों को हासिल है। वफाकी हुकूमत को मादनियात में दखल देने का कोई आइनी इख्तियार नहीं है, सवाए रेडियो एक्टिव मादनियात या किसी हद तक तेल और गैस जैसे मखसूस मामलात में। यानी ये जो इख्तियार पहले सूबाई हुकूमत के पास था, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। शेड्यूल 1 में सूबाई हुकूमत को ये इजाज़त दी गई है कि वो फेडरल मिनरल विंग की रहनुमाई पर दूसरे मादनियात को स्ट्रेटेजिक या नायाब मादनियात की फहरस्त में शामिल कर दे। ये रहनुमाई मिनरल इन्वेस्टमेंट
फैसिलिटेशन अथॉरिटी के जरिए होगी। यानी ये भी तब्दील कर दिया कि अब सूबाई हुकूमत के पास ये उस तरह से इख्तियार नहीं होगा, ये इजाज़त जो पहले थी अब उनके पास नहीं होगी, ये MIFA के जरिए होगी। लेकिन हकीकत में सेक्शन 20FJHK के मुताबिक ये रहनुमाई दरअसल लाजमी अहकाम की सूरत में होगी, यानी सूबाई इदारे वफाक की बात मानने के पाबंद हो जाएंगे। सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला, सेक्शन 10(7) में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि सूबाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी फेडरल मिनरल विंग यानी वफाक की हदायत के मुताबिक ही कानूनी के लाइसेंस देगी, इनकी तजदीद करे या इनका तबादला, मुंतकली, नीलामी या बोली करवाएगी। सेक्शन 10(8) में यहां तक कहा गया है कि अगर इन हदायत पर अमल ना किया गया तो ये जुर्म होगा। यानी पूरी तरह से वफाक के कंट्रोल में चीज़ें जा रही हैं। यानी अब यहाँ की जो मिनरल्स हैं वो अली अमीन गंडापुर या उनकी काबीना नहीं, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कंट्रोल करेगी। और शहबाज शरीफ कंट्रोल करेगा तो शहबाज शरीफ कहाँ से करेगा? कंट्रोल तो वो करेंगे जो शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी MIFA पर वफाकी कंट्रोल, सेक्शन 21 में कहा गया है कि MIFA सूबाई हुकूमत को सिफारिशात देगा, लेकिन सेक्शन 21 की झेली शिकों में इसे लाजिम करार दिया गया है कि MIFA सिर्फ वही तजावीज़ देगा जो फेडरल मिनरल विंग फ्राहम करेगा। तजावीज़ भी जो देनी है वो उनकी मर्जी से देनी है। तसव्वुर करें एक ऐसा इदारा जिसमें सूबाई वज़रा